Hello to everyone. Today we shall discuss about the advanced techniques of decision making. The first technique among them is decision tree. जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक वृक्षनुमा आकृति दिखाई है। वृक्षनुमा इसलिए कि इस चित्र में ये दिखाया है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें 2 लाख रुपए हमारे द्वारा इन्वेस्ट करने पर हमें पहले साल 80,000 रुपये लाभ मिलेगा, इसकी संभावना 30% है। 1,10,000 रुपये लाभ मिलेगा, इसकी संभावना 40% है। और 1.5 लाख रुपये लाभ होगा, इसकी संभावना 30% है। यानी प्रोबेबिलिटीज़ जो प्रॉफिट्स की हैं वो भी साथ कैलकुलेट की हैं, दिखाई हैं, और 3 संभावनाएं साथ में नोट की हैं लाभों की। और उसी तरह से दूसरे साल 3 संभावनाएं भी नोट की हैं। 2 साल का ये प्रोजेक्ट है। हमने इनिशियल 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और 2 साल में लाभ क्या होंगे, इनकी 3 संभावनाएं दिखाई गई हैं। और ये संभावनाएं क्योंकि वैसे ही हैं जैसे वृक्ष की टहनियाँ निकलती हैं, इस वजह से इस तकनीक का नाम डिसीजन ट्री रखा गया है, निर्णय वृक्ष। तो दूसरे साल भी इसी प्रकार की संभावनाएं दिखाई हैं कि अगर पहले साल 80,000 रुपये लाभ होता है तो दूसरे साल 40,000 लाभ होगा, इसकी संभावना 20% है। 1 लाख की संभावना 60% है और 1.5 लाख की संभावना 20% है। तो ऐसे हर पाथ की 3 संभावनाएं, 3 आगे पाथ और निकल आते हैं। 3 शाखाएं हर शाखा से आगे निकलती हैं और ये चित्र ऐसे ही बड़ा होता चला जाता है। अगर हम 3 साल का कोई प्रोजेक्ट का डिसीजन ट्री बनाते हैं तो उसकी इसी प्रकार आगे 9 शाखाओं से 3 और निकल जाएंगी, 27 शाखाएं हो जाएंगी। और इस प्रकार से जितने लंबे प्रोजेक्ट होंगे उतना ही ये चार्ट बड़ा होता चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिखाई है, आउटफ्लो ऑफ कैश, जो हमने पैसा लगाना है 2 लाख रुपए। दूसरा, पहले साल के तीनों प्रॉफिट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी दिखाई हैं। उसके बाद दूसरे साल के प्रॉफिट्स 3 हर संभावना के और उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी 9 संभावनाएं होगी दूसरे साल के लिए। तो इसी वजह से 9 पाथ हो गए। अगले कॉलम में पाथ दिखाए हैं, पाथ नंबर 1 2 3 4 9 तक। उसके बाद एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%, कि जो पैसा हमें 1 साल बाद मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमें 1 साल बाद 1 रुपया मिलना हो, आज उसकी वैल्यू 0.893 पैसे होगी, यानी लगभग 89 पैसे, 90 पैसे के आसपास। 2 साल बाद 1 रुपया मिलना हो तो उसकी वैल्यू 0.797 रुपये होगी, यानी लगभग 79 पैसे, 80 पैसे के आसपास। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल से ये फिगर दी हुई हैं कि पहले साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की 0.893 रुपया और दूसरे साल 0.797 रुपया। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दोनों सालों के लाभों की। तो पहले साल जो 80,000 रुपये हमें मिलना है 1 साल बाद, वो आज अगर 0.893 जो 1 रुपये की वैल्यू है उससे गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा 71,440 रुपये। यानी 1 साल बाद 80,000 रुपये जो हमें मिलेगा लाभ के रूप में, उसकी वैल्यू आज होगी 71,440 रुपये। इसी प्रकार दूसरे साल जो 40,000 रुपये मिलेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.797, जो 1 रुपये की 2 साल बाद जो मिलेगा हमें, उसकी आज की वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अगर इंटरेस्ट रेट 12% हो तो 40,000 रुपये की आज वैल्यू होगी 31,880 रुपये।
0.797 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिगर आती है। और इस तरह दोनों सालों का लाभ अगर जोड़ देते हैं हम तो वो हो जाता है 1,03,320 रुपये। अब 2 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया है और 2 सालों में लाभ हमें मिला है 1,03,320 रुपये, तो हानि हुई 96,680 रुपये की। इसलिए अगले कॉलम में लाभ या हानि दिखाई गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहले साल का लॉस है 96,680, इसी प्रकार दूसरे साल का 48,860, तीसरे साल का 9,010 रुपये लॉस। उसके बाद प्रॉफिट हैं 1,840 रुपये प्रॉफिट है चौथे पाथ का। पाथ हैं ये, साल नहीं। तो इस प्रकार से इन 9 पाथों का प्रॉफिट जो टोटल होना है 2 साल में, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू दिखाई गई है। अब इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को जब तक हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर देते, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर प्रॉफिट्स की नहीं आती, प्रॉफिट या लॉस की। तो इसलिए अगले कॉलम में जॉइंट प्रोबेबिलिटी दिखाई गई हैं। पहले साल और दूसरे साल की जो प्रोबेबिलिटी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो पहले साल की प्रोबेबिलिटी 80,000 की 0.3 थी और 40,000 की 0.2 थी। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.06। इसी तरह दूसरे पाथ में 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये आ गया 0.18। और इस तरह से सारे 9 पाथ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम, और फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी और नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस आ जाते हैं। तो 96,680 को 0.06 से मल्टीप्लाई किया तो लॉस आ गया 5,800 रुपये। इसी प्रकार दूसरे साल का लॉस 8,794 रुपये। तो इस तरह से हम सारे जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं लॉस की या प्रॉफिट्स की वो कैलकुलेट करते हैं और उन सब का टोटल करते हैं। जब सारे प्रॉफिट जोड़ने के बाद उनमें से सारे लॉस घटा देते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस की फिगर हमें मिल जाती है, जो डिसीजन ट्री से डिसीजन लेने के लिए मददगार सिद्ध होती है। 19,024 रुपये 40 पैसे इस डिसीजन ट्री में दिखाया गया है कि हमें प्रॉफिट होना है टोटल, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है प्रॉफिट की। यानी आज अगर हम 2 लाख रुपये लगाते हैं तो आज की डेट में हमें 2,19,024 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस प्रॉफिट की आज वैल्यू 2,19,024 रुपये 40 पैसे होगी। यानी हमें ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। इस डिसीजन ट्री का ये निष्कर्ष है। तो इस तरह से डिसीजन ट्री निर्णय लेने में प्रबंधकों की मदद करता है। तो एडवांस टेक्निक्स में ये पहली और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिसीजन ट्री। इसकी इवैल्यूएशन अगर हम करें कि इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं टेक्निक के। फर्स्ट, कंसीडर्स ईच एंड एवरी इवेंट्स। ये सभी इवेंट्स को कंसीडर करती हैं। एक प्रोजेक्ट के हर साल के प्रॉफिट को हम नोट कर लेते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर देते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे उसके बारे में एग्जैक्ट पता चल जाता है और हम निर्णय लेने में अपने आप को इस टेक्निक के माध्यम से सार्थक महसूस करते हैं, सफल महसूस करते हैं। तो इसलिए टेक्निक डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी टेक्निक, एडवांस टेक्निक कही जा सकती है। दूसरा लाभ इसका है, मेक्स द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ईजियर, कि जटिल से जटिल कोई सिचुएशन है उसको भी डिसीजन ट्री के माध्यम से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने में ये टेक्निक हमारी मदद करती है। प्रेजेंट्स ऑल आउटकम्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और सबसे बड़ा फ़ायदा इस टेक्निक का ये है कि क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, मात्रा में होते हैं, संख्याओं में होते हैं, आंकड़ों में होते हैं रिजल्ट्स, जिनकी वजह से हम कंप्यूटर्स की सहायता से स्टैटिस्टिकल टूल और मैथमेटिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए एग्जैक्ट डिसीजन लेते हैं, साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए डिसीजन ट्री टेक्निक एक बहुत एडवांस और एक अच्छी टेक्निक डिसीजन मेकिंग की कही जा सकती है, जो प्रबंधकों के लिए आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती हैं। इसके बाद लिमिटेशंस इस टेक्निक की हैं कुछ,
फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स इन एप्लीकेशन। इसको हर कोई प्रबंधक लागू नहीं कर सकता। जो अनुभवी हैं, जानकार हैं, जिनको नॉलेज है, वही इस टेक्निक को लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत जटिल तकनीक है। लाभ की संभावनाएं पता की जाती हैं, अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाए जाते हैं, और ये एक अनुभवी प्रबंधक ही पता लगा सकता है, अंदाजे लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है कि किस प्रोजेक्ट से कितने कितने लाभ होंगे। सेकंड, प्रेजेंट्स टू मैनी अल्टरनेटिव्स। इसमें बहुत अधिक विकल्प होते हैं। जैसे 3-3 विकल्प लाभों के नोट किए जाते हैं, तो ये इस वजह से भी प्रबंधकों को उन विकल्पों को डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, मुश्किल होती है। डिफ़िकल्ट टू असाइन प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी असाइन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना लाभों या हानियों का अंदाज़ा लगाना, कि कितने लाभ होंगे या कितनी हानियां होंगी, कैसे इस प्रोजेक्ट के जो इन्फ्लोज होंगे वो क्या होंगे, वो जितने अनुमान लगाना मुश्किल है, उतना ही उनकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना भी एक मुश्किल काम है, जो हर प्रबंधक सहज रूप में नहीं कर पाता। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और लास्ट एक कमी ये भी विद्वान कहते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इसकी कुछ कमियां बताई हैं। दूसरी टेक्निक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली, सूचना तंत्र। तो ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे समय पर समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रबंधकों तक पहुंचती रहें। ऐसे तंत्र को, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक व्यवसाय की कुशलता इस बात पर निर्भर होती है कि उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनको जब लागू किया जाता है तो डिसाइडेड और एक्चुअल रिजल्ट क्या सही हैं, क्या जैसे योजनाएं बनाई थी उसी तरह से लागू हो रही हैं, या कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है, जिनको डेविएशन कहा जाता है, विचलन, अगर डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस के प्रति प्रबंधक कितना जल्दी करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अगर बहुत जल्दी प्रबंधक उनमें सुधार के लिए एक्शन लेते हैं तो प्रबंध बहुत कुशल होगा, और अगर देर करते हैं तो जितना ज़्यादा देरी की जाती है उतना ही प्रबंध की कुशलता पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रबंधक तभी करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं जब उनको समय पर सूचनाएं उपलब्ध होती हैं हर तरह की, कि कहाँ कैसे काम चल रहा है, कौन कौन से निर्णय लागू किए जा चुके हैं, क्या जो हमने सोचा था उसके अनुरूप हम रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो समय पर सही शुद्ध सूचनाएं प्रबंधकों तक पहुंचाने में मैनेजमेंट की मदद करता है। इसलिए MIS बहुत इम्पॉर्टेंट एक तंत्र के रूप में प्रबंधकों के लिए ज़रूरी होता है, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, स्टोर करके रखना, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी इस सिस्टम का मुख्य कार्य होते हैं। और इस प्रणाली में कंप्यूटर और अनेक आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये सभी उपकरण अति शीघ्र जरूरी सूचनाएं प्रबंधकों को उपलब्ध करवाते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि MIS प्रबंधकों के नियंत्रण कार्य को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसके मुख्य लाभ ये बताए हैं। पहला, यह सूचनाओं के इकट्ठा करने, उनको स्टोर करने, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अलग अलग विभागों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। दूसरा, निर्णय लेने और निर्णय के कार्य को प्रभावी बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है और निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधकों के लिए आसान
बनाने में उनके लिए मददगार होता है। तीसरा, इससे उच्च कोटि की सूचनाएं उपलब्ध होना संभव हुआ है। अच्छी, समय पर सही और सटीक जानकारी प्रबंधकों तक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से पहुंचती रहती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधकों के लिए सिद्ध हुआ है। यह सूचनाओं को कम लागत पर उपलब्ध करवाता है, आवश्यक सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधकों पर ये सूचनाओं का वजन भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि इसमें सभी सूचनाएं MIS सिस्टम, जो कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं, उनको प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स और मैनेजमेंट के लोगों को ब्रीफ में वो उन सूचनाओं के जो रिजल्ट्स हैं वो पहुंचाते हैं, बताते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डिसीजन ट्री की तरह एक बहुत एडवांस डिसीजन मेकिंग टेक्निक के रूप में एक्सेप्ट की गई है और बहुत मददगार प्रबंधकों के लिए सिद्ध होता है। तीसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, निर्णय सहायता प्रणाली, ऐसा सिस्टम जो डिसीजन लेने में प्रबंधकों की मदद करता हो। MIS सिस्टम से प्रबंधकों के पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जब ब्रीफ में वो सूचनाएं प्रबंधकों तक पहुंचती हैं, तो तब जो सिस्टम उनको डिसीजन लेने में मदद करते हैं वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं। ये भी कंप्यूटर आधारित मॉडल्स के आधार पर तैयार किया जाता है और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं, ऐसे डिसीजंस जो कभी कभार लिए जाते हैं, जो रूटीन में नहीं होते, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्च होता है, वो सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से ही प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कोई नई ब्रांच खोलनी है, कोई नया प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करना है, कोई नई मशीन खरीदनी है, तो इस तरह के सारे डिसीजन में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बहुत मददगार सिद्ध होता है। उसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो आधुनिक मशीनीकरण के युग में प्रबंधकों के लिए साइंटिफिक आधार पर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हुआ है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, निर्णय का महत्व क्या है। तो जैसा कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा था, पिछले लेक्चर में हमने जाना समझा कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वो निर्णय लेता है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि निर्णय ही प्रबंधक की पहचान है, जिससे निर्णयों का महत्व स्पष्ट होता है। और इसके महत्व को और स्पष्ट करने के लिए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। डिसीजन मेकिंग का जो पहला महत्वपूर्ण महत्व है वो प्रबंधकीय कार्य हैं। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें से कोई भी प्रबंधकीय कार्य निर्णयों के बिना संभव नहीं है। नियोजन, जिसमें प्रबंधक ये तय करते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा किया जाना है, कैसे किए जाएंगे, सभी कामों के बारे में ये तय किया जाता है प्लानिंग में। क्योंकि काम करने वाले बहुत से लोग हैं, किसको कौन सा काम दिया जाए ये डिसीजन पे निर्भर है। कब किया जाए, बहुत से अल्टरनेटिव टाइम हो सकते हैं हर काम को शुरू करने के, तो कौन सा काम कब शुरू किया जाए ये डिसीजन, इसके बारे में लिया जाना जरूरी है। तो कोई भी प्लान तैयार करनी है वो निर्णयों पे ही आधारित होती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग, संगठन लोगों को काम सौंपना, उस काम से संबंधित अधिकार देना और उनके उत्तरदायित्व तय करना,
और अधिकारों के आधार पर उनके आपसी संबंध निर्धारित करना ये संगठन कहलाता है। तो लोगों को काम सौंपने से संबंधित निर्णय प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है कि किस व्यक्ति की क्या योग्यता है, उसको कौन सा काम दिया जाए, किस काम को वो खूबी कर सकेगा। तो क्योंकि किसी को कोई भी काम दिया जा सकता है, तो सही आदमी को सही काम तभी दिया जाएगा जब उससे संबंधित उच्च प्रबंधक सही निर्णय लेंगे। इसी प्रकार उनके अधिकार सौंपने से संबंधित, उत्तरदायित्व निश्चित करने से संबंधित, आपसी संबंध तय करने से संबंधित निर्णय प्रबंधकों द्वारा जब लिए जाते हैं तो ही प्रभावी संगठन का निर्माण होता है। इसी तरह से स्टाफिंग कि किस तरह के लोगों की भर्ती करें, किस योग्यता के हों, किस प्रकार उनको प्रशिक्षित करें, ये लोगों से संबंधित सभी निर्णय, चाहे उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हों, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ट्रांसफर्स, ये सब स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। और इन सब से संबंधित निर्णय प्रबंधकों द्वारा विशेष तौर पर पर्सनल डिपार्टमेंट के जो पर्सनल मैनेजर हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, तभी स्टाफिंग का कार्य प्रभावी तरीके से संपन्न हो पाता है। ऐसे ही लीडिंग या डायरेक्टिंग, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं: मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। तो लोग किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हैं, बहुत से तरीके हैं मोटिवेशन के। सैलरी अच्छी हो, बोनस हो, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हों, रिकॉग्निशन दी जाए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा इम्प्रूव हो, बहुत तरह के तरीके ऐसे अपनाए जा सकते हैं। अब कौन से तरीके कितने कारगर हैं, किस पे कितना खर्च आना है, किसके कितने फ़ायदे होने हैं, ये हर तरह के डिसीजन जब प्रबंधक लेते हैं तो मोटिवेशनल लेवल कर्मचारियों और अधिकारियों का अप और हाई रहता है। इस तरह से कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हैं। बेस्ट तरीका कौन सा है? लीडरशिप स्टाइल बहुत तरह के हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कौन सा है? तो ऐसे डायरेक्शन से संबंधित या लीडिंग से संबंधित निर्णय प्रबंधकों द्वारा जब लिए जाते हैं तो डायरेक्शन का कार्य अच्छे से और प्रभावी तरीके से संपन्न हो पाता है। और लास्ट, कंट्रोलिंग का कार्य। नियंत्रण किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। जैसे प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही नियंत्रण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो नियंत्रण की बहुत सी तकनीक हैं। कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इस संस्था के लिए? प्रभावी नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए? ये सब भी निर्णयों पर आधारित होते हैं। तो इसलिए प्रबंधक प्लानिंग से लेकर के और नियंत्रण तक के समस्त कार्य निर्णयों के आधार पर ही कर पाते हैं। इसलिए निर्णय प्रबंधकीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। प्रबंधकों की कुशलता का पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है? कैसे नापें कि कौन सा प्रबंधक कुशलतापूर्वक काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा? और एक पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग। जो प्रबंधक अपने कार्यों से संबंधित निर्णय अच्छे ले रहा है, बढ़िया ले रहा है, टाइमली डिसीजन लेता है, उनको सही से इम्प्लीमेंट करवाता है, वो अच्छा प्रबंधक कहलाता है। तो इसलिए प्रबंधकों की कुशलता का जो पैरामीटर है, जो पहचान है, वो भी निर्णय ही है। निर्णयों के आधार पर ही किसी प्रबंधक की कुशलता या अकुशलता के बारे में जाना जाता है। थर्ड है कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। आज का टाइम परिवर्तन का दौर है। विशेष तौर पे अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदलती हैं। विकास की ओर जब अग्रसर होती हैं इकॉनमीज, तो तब तकनीक बदलती हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और उन प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों की सोच में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन लगातार बदलती चली जाती हैं और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल्स 2001-2 के आसपास नोकिया के मोबाइल आए थे। स्मार्टफोन नहीं थे, सिर्फ फ़ोन करने और सुनने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। पर बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमें देखने को मिले और आज लगभग हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन है। तो 15, 16 या 20 साल के इस दौर में लगभग सबने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं,
मोबाइल्स हैं, बहुत उन्नत, बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत कम रेटों में लगातार मार्केट में आ रहे हैं, आए हैं। तो हर क्षेत्र में लगभग डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, तेज़ी से परिवर्तन होते हैं। और इन बदलावों में हर संस्था बनी रहे, कायम रखे अपने प्रोडक्शन को, अपनी सेल को, वो कंपटीशन में बने रहने के लिए तभी अपने आप को कारगर रख पाती है जब उस संस्था के प्रबंधक समय रहते निर्णय लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं। और समय रहते और अच्छे निर्णय जिन प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं वो अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं, जैसी सूचनाएं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनको मिलती हैं उनके अनुरूप, और उनके प्रोडक्ट की मांग बाज़ार में लगातार बनी रहती है। नहीं तो नोकिया मोबाइल की तरह बहुत से प्रोडक्ट मार्केट से उड़ जाते हैं और उनका स्थान नए और उन्नत उत्पाद ले लेते हैं। तो इसलिए प्रबंधकों की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो हर प्रकार के परिवर्तनों से होने वाले नुकसानों से संस्था को बचा लेती है, बल्कि उनको अवसरों में परिवर्तित कर देती है। संस्थाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में उनका फ़ायदा लेते हैं, उनका लाभ लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को और उन्नत करते हुए ज़्यादा लाभ कमाने की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए भी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एंटरप्राइज, हर उपक्रम की सफलता उसके प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करती है। अच्छे और समय रहते निर्णय लेने वाले प्रबंधक अपनी संस्था को बहुत सफलतापूर्वक चलाने में संभव हो पाते हैं, और जो देर से निर्णय लेते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, सही समय पे निर्णय नहीं ले पाते, उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। बेसिस ऑफ एक्शन, कार्रवाई का आधार निर्णय है। जो विशेषताओं में हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग की कि जैसे ही कोई निर्णय ले लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश जारी कर दिए जाते हैं उस प्रबंधकों द्वारा और काम शुरू हो जाते हैं। तो हर काम की शुरुआत निर्णयों से ही होती है, इसलिए इनको कार्यवाही का आधार कहा जाता है कि हर काम का आधार है निर्णय। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक काम रुका रहता है, जिससे संबंधित निर्णय डिले हो जाते हैं। डबल एडवांटेजेस टू मैनेजर, और प्रबंधकों की पहचान भी है निर्णय। उनके द्वारा लिए गए निर्णय संस्था के लिए सफलता का कारण बनते हैं। दूसरी ओर उनको खुद को भी अपने आप में जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत उच्च स्तर की मिलती रहती है लगातार। तो इसलिए प्रबंधकों को दोहरा फायदा निर्णयों से होता है। एक, संस्था में वाहवाही कि बहुत अच्छे निर्णय प्रबंधकों द्वारा लिए जा रहे हैं, और दूसरा उनकी खुद की संतुष्टि और कामयाबी का प्रतीक वो निर्णय माने जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्णय संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं आगे बताया है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कुछ निर्णय हर प्रबंधक अपने आधार पर लेता है, इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर निर्णय समूहों द्वारा लिए जाते हैं। ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों का समूह निर्णय लेने के लिए मीटिंग्स करता है और मीटिंग करके समूहों में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। तो ये सामूहिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं ये 3 तरह के हैं, हम कह सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक। तो ग्रुप डिसीजंस की ये तकनीक क्या हैं, या समूहों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इन पे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिसीजंस, तो ये 3 प्रकार के सामूहिक निर्णय हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल डिसीजन मेकिंग एंड डेल्फी टेक्निक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्टॉर्म तूफान को कहा जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारों का तूफान, कि जब ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि हर व्यक्ति के दिमाग से विचारों का तूफान एक उमड़े,
वो अपने विचार व्यक्त करे, उन विचारों को इकट्ठा कर लिया जाए और उनमें से जो सबसे बढ़िया विचार है उसको चुन के डिसीजन के रूप में उसे लागू करवा दिया जाए। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इस तकनीक में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि मीटिंग में जो भी प्रबंधक बैठे हैं, जिनको बुलाया गया है मीटिंग में डिसीजन लेने के लिए, उन सब को अपने अपने विचार खुलकर प्रकट करने के लिए बोल दिया जाता है कि वो किसी भी प्रकार की कोई सीमाओं का ध्यान ना रखें कि कानूनी पहलू क्या हैं, क्या इसके नुकसान होंगे। ऐसे किसी भी प्रकार की सीमाओं को नज़रअंदाज करते हुए वो फ्री माइंड से अपने विचार रखें, चाहे वो विचार कितना ही विवेकहीन हो। मतलब कोशिश ये की जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रबंधकों द्वारा व्यक्त किए जाएं और सभी इकट्ठे बैठ करके जब इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं, उनमें से सबसे बढ़िया विचार को सामूहिक रूप से चुन लिया जाता है, सभी का विश्लेषण करने के बाद, सभी पे गहन चिंतन करने के बाद, और उस विचार को निर्णय के रूप में अपना लिया जाता है। तो इस तकनीक को कहा गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी निर्णय लेने का सामूहिक तरीका, जो सभी के विचार विमर्श से लिया जाए निर्णय और स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाए हर किसी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विचार आए, विचारों का तूफान एक तरह से आ जाए। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कहा गया है। तो जो इसका प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइनिंग, यानी जो व्यक्ति मीटिंग का चेयरपर्सन होता है वो सबसे पहले जिस समस्या से के संबंध में निर्णय लेना होता है उस समस्या को सबके समक्ष रखता है कि आज हमारी मीटिंग इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई है कि हमने व्यवसाय के समक्ष जो ये प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे मान लो स्ट्राइक हो गई है अचानक, तो वो कहते हैं कि स्ट्राइक कर दी हमारे वर्कर्स ने, काम बंद हो गया है, स्ट्राइक की वजह ये है, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी ये बात जायज़ है या कोई और कारण है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस तरह सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है मीटिंग में सबके समक्ष। उसके बाद सुजेशंस, अपने अपने सुझाव सभी बताते हैं, सुजेशन प्रेजेंटेशन, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, खुल के सभी विचार व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कानूनी दांवपेच या कोई और अड़चन को ध्यान में रखे बगैर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ज़्यादा विचार व्यक्त करने के लिए हर किसी को मौका दिया जाता है। और उसके बाद है सुजेशन इवेल्युएशन, और जो जो विचार प्रबंधकों द्वारा रखे गए हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है, उनके फ़ायदे और नुकसान देखे जाते हैं, और जो सबसे बढ़िया विचार लगता है जिसके नुकसान बहुत कम हो और फ़ायदे बहुत अधिक हों, तो उसको चुन लिया जाता है, डिसीजन के रूप में लागू कर दिया जाता है। तो ये पहली टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरी है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, NGT। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग से थोड़ा हटकर अलग तरह की तकनीक है, जो प्रबंधकों की समान भागीदारी पर आधारित है। इस तकनीक में प्रबंधकों को पहले चरण में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। जो शाब्दिक चर्चा है, वर्बल डिस्कशन है, उस पर रोक लगा दी जाती है और प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र रूप से समस्या के समाधान को लिखने के लिए कहा जाता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वर्कर्स ने स्ट्राइक की हुई है, इसके कारण क्या हैं, सही क्यों हुई है, कैसे इसका समाधान होगा, कौन कौन से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, इस पे आप अपने अपने विचार लिखें। तो सभी अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। उसके बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है, सभी अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं, जो जो विचार हैं जिसके, और उसके बाद जो सबसे बढ़िया विचार है उसका चयन करने के लिए सीक्रेट वोटिंग करवाई जाती है, मतपत्र रख दिया जाता है, उसमें सभी अपने अपने मत वोट की तरह डालते हैं कि मेरे विचार में ये विचार सबसे अच्छा है, इनका विचार सबसे अच्छा है, और इस प्रकार सभी के व्यूज़ की
मतों द्वारा रैंकिंग की जाती है कि जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा मत आएंगे उस विचार को माना जाएगा। तो इस तरह की तकनीक को हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, NGT। तो इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइनिंग, इसमें भी ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक की तरह प्रबंधकों की मीटिंग बुलाई जाती है। उसका चेयरपर्सन मीटिंग का सबसे पहले अपने सभी साथियों के बीच प्रॉब्लम रखता है कि हमारी आज की जो मीटिंग बुलाई है इस उद्देश्य के लिए बुलाई है, ये समस्या हमारे समक्ष आई हुई है और इस समस्या का कारण क्या है और इसके उपयुक्त समाधान क्या हैं, इसके बारे में आप सबने आज अपने विचार व्यक्त करने हैं। और विचार व्यक्त करने से पहले उनको लिखने के लिए कहा जाता है, इसलिए दूसरा इसमें स्टेप होता है सुजेशन राइटिंग, कि आप अपने अपने विचार पहले सभी लिख लें, फ्री माइंड से लिखें, विस्तार से लिखें और उसके बाद सबको विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरा सुजेशन प्रेजेंटेशन, अपने अपने विचार सभी बोल करके बताते हैं। उसके बाद डिस्कशन होता है, उस पर सारे लोग डिस्कस करते हैं कि किसके विचार किस तरह के हैं और सीक्रेट वोटिंग करवाई जाती है कि हर कोई जो बेस्ट उनको लगता है विचार उसको वोटिंग के द्वारा मतपत्र में अपना मत डाल दे और जिस विचार के पक्ष में सबसे ज़्यादा मत आते हैं, जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा होती है, उस विचार को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये तकनीक कहलाती है नॉमिनल ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। और इसके बाद एक टेक्निक डेल्फी टेक्निक है। डेल्फी तकनीक में समूहों के द्वारा निर्णय लेने के लिए क्वेश्चनेयर का सहारा लिया जाता है। जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के लिए क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, प्रश्नावली, उसमें क्वेश्चन लिख देते हैं और जिनसे संबंधित आंकड़े हमने इकट्ठे करने हैं उनसे वो क्वेश्चनेयर भरवा लेते हैं। तो इसी प्रकार से डेल्फी टेक्निक में एक हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसके द्वारा क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है। उस क्वेश्चनेयर को हम अलग अलग प्रबंधकों से फिलअप करवाते हैं। उनकी मीटिंग नहीं बुलाई जाती, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, इकट्ठे नहीं करने की ज़रूरत होती इस तकनीक में, बल्कि उनके पास क्वेश्चनेयर भेज दिए जाते हैं, वो क्वेश्चनेयर्स को फिल कर देते हैं और उन क्वेश्चनेयर्स पर हम विचार विमर्श करते हैं कि क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं सबने क्या क्या समाधान दिए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और अगर लगता है कि विचार अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा भिन्नता है, तो तब हम परिणामों को कंपाइल्ड करके द्वारा से फिर उन सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर देते हैं कि अलग अलग सदस्यों के द्वारा ये विचार आए हैं और इनमें बहुत मतभेद हैं, इन पर पुनः विचार करके आप अपने विचार दोबारा व्यक्त करें। और ये तब तक सर्कुलेट किए जाते रहते हैं जब तक कि सारे निर्णय लेने वाले सदस्य एक मत नहीं हो जाते। तो इस प्रकार से डेल्फी टेक्निक में क्वेश्चनेयर के माध्यम से सभी सदस्यों के एक मत होने के बाद जिस समाधान पर, जिस बात पर सभी सदस्य एक मत होते हैं उसको निर्णय के रूप में मान लिया जाता है और लागू कर दिया जाता है। तो इस तकनीक का जो प्रोसेस है, सबसे पहले वही स्टेप है बाकियों की तरह प्रॉब्लम डिफाइनिंग, कि सबसे पहले क्वेश्चनेयर इसी तरह से तैयार किए जाते हैं कि उसको देखते ही सभी सदस्यों को पता चल जाए कि किस उद्देश्य के लिए ये प्रश्नावली बनाई गई है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कि उसके समाधान से संबंधित सारे क्वेश्चंस उस प्रश्नावली में, क्वेश्चनेयर में लिखे होते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चनेयर सर्कुलेट कर दिया जाता है सभी सदस्यों के बीच, उसके समाधान इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उन पे विचार किया जाता है और अगर एक मत नहीं है सभी प्रबंधक सॉल्यूशंस के बारे में, तो उनको दोबारा से फिर सर्कुलेट कर दिया जाता है सदस्यों के बीच। और इस प्रकार अनेक बार सर्कुलेट करने के बाद आखिर जब तक
जब एकमत हो जाते हैं सभी, तो तब उस विचार को निर्णय के रूप में मान लिया जाता है। तो इसलिए लास्ट जो स्टेप है इसका, डेवलपिंग कंसेंसस, एकमत सभी का हो जाना ही निर्णय का आधार होता है, तभी निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, 3 तकनीक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और डेल्फी टेक्निक, इन तीनों तकनीकों को हम अगर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज।